नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी बीजेपी में छिड़ी रार की, गुजरात में बीजेपी के सामने बढ़ती मुश्किलों की, जानेंगे बिहार में कैसे मिली विपक्ष को मजबूती, गोवा में कैसे हो सकता है बीजेपी के साथ खेला, बात करेंगे कांग्रेस की मुश्किल में बने G23 की, पाकिस्तान की पीएम कुर्सी पर आए संकट की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मणिपुर के सीएम फेस से हटा पर्दा, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे एन बीरेन सिंह। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीरेन सिंह को चुना गया नेता। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार, इसका सब पर असर पड़ा। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले जजों को मिली वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मिली धमकी, कहा पता है मॉर्निंग वॉक करने कहां जाते हैं। NTAGI ने सरकार को कोविशील्ड की पहली और दूसरी खुराक के बीच अंतराल को घटाने की दी सलाह। NTAGI के मुताबिक कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच 8 हफ्ते का हो अंतराल, पहले 12 हफ्ते का था इंतजार। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों के परिणाम आए हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन ये जीत भी बीजेपी के लिए मुश्किलें कम नहीं कर पा रही है। मंत्री पद के दावे के चलते बीजेपी विधायक दल की बैठक तक नहीं हो पा रही है। बैठक को बार बार टाला जा रहा है। तो आखिर क्यों सरकार गठन से पहले ही छिड़ गई है बीजेपी में रार? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत के बाद गदगद हुई जा रही है। सीएम योगी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन पार्टी को जितनी बड़ी जीत मिली है उतनी ही माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। इसकी वजह है सरकार का गठन, जिसे लेकर अब तक पूरी तरह से पिक्चर साफ नहीं हो पाई है। इस पर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में 3 से 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। करीब 4 दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कद बढ़ाने और सुरेश खन्ना को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं इन अटकलों के बीच डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा जोरों पर है। सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव हार गए नेता केशव प्रसाद मौर्य को फिर से सरकार में मिलेगी जगह? जातीय समीकरणों को साधने के लिए किस पर लगाया जाएगा दांव? इन सवालों के बीच कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जबकि दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, जय प्रताप सिंह, गोपाल टंडन, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, सूर्य प्रताप शाही, विपिन वर्मा, संदीप सिंह, धर्मपाल लोधी, भूपेंद्र चौधरी, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, रमापति शास्त्री, सतीश महाना के मंत्री बनने की संभावना है। वहीं गठबंधन के साथी आशीष पटेल और संजय निषाद के भी मंत्री बनने की संभावना है। योगी 2.0 मंत्रिमंडल में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी। मोहसिन रजा, तेजपाल नागर, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, राजेश चौधरी, योगेश धामा, GS धर्मेश, अजीत पाल त्यागी के भी मंत्री बनने की चर्चा है। अब राजनीतिक गलियारों में इन नामों की चर्चा तो तेज हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी पर भी मोहर नहीं लगाई गई है। इस देरी की वजह रार को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार गठन को लेकर कुछ नेता नाराज हैं, जिन्हें मनाने की कवायद चल रही है। इस मान मनोबल के बाद ही पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। वहीं इस कलह को लेकर विपक्षी दल ने चुटकी ली है। केजरीवाल ने कहा है कि अभी उनके लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं, इसलिए सरकार का रूप सामने नहीं आ रहा। अब विपक्षी दल तो देरी पर तंज कसेंगे ही, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार कब तक नई सरकार पर सस्पेंस खत्म होता है। यूपी जीतकर बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब 2024 का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए जितना जरूरी यूपी जीतना था, उससे ज्यादा जरूरी है गुजरात की जीत। गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने। बीजेपी को अगर गुजरात में हार मिली तो ये ब्रांड मोदी की हार होगी और चुनावों से पहले ही गुजरात में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात में पाटीदार समाज सियासत में क्या भूमिका रखता है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। खासकर बीजेपी को पाटीदारों की नाराजगी का हर्जाना कई बार उठाना पड़ा है। जब जब इस समुदाय ने आवाज उठाई है, तब तब मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां हिलती नजर आई हैं। पहले आनंदीबेन पटेल की सत्ता से विदाई हुई, फिर रूपाणी की चमक भी फीकी पड़ी। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल अभी से ही पाटीदारों को अपने पाले में करने में जुट गए हैं। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि अगर पाटीदारों के कद्दावर नेता
नरेश पटेल बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। वहीं इसे लेकर नरेश पटेल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष को इसके लिए धन्यवाद। हम उनसे लगातार बातचीत करते रहते हैं। कल भी हम दोनों ने फोन पर बात की है। जहां एक तरफ बीजेपी पटेल को कमल थमाने की तैयारी में है, तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबले में उतरी आम आदमी पार्टी भी पाटीदारों को लुभाने की जुगत में लगी है। कहा जा रहा है कि नरेश पटेल को आम आदमी पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। पंजाब में जीत के बाद आपने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत गुजरात में पार्टी को बड़े कद की तलाश है। हाल ही में नरेश पटेल दिल्ली आए थे। इसके बाद से उनके आप में जाने की संभावना तेज हो गई है। आपके इस ऑफर के बीच कांग्रेस भी उनके हाथ को थामने की कोशिश कर रही है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने खुला पत्र लिखकर उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। माना जा रहा है कि पटेल 20 से 30 मार्च के बीच अपने पत्ते खोलेंगे। वहीं इन अटकलों के बीच लेउवा पाटीदार समाज ने बैठक की है। इस बैठक में नरेश पटेल और पूर्व मंत्री जयेश रदाड़िया भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा DK सखिया, रमेश तिलालिया, परेश गजेरा, गोविंद रवड़ पाड़िया और उखा भाई पटेल भी शामिल हुए थे। हालांकि बैठक के बाद नरेश पटेल ने कहा कि इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। अब भले ही वो सियासत से दूरी बना रहे हों, लेकिन देखना होगा कि पटेल चुनाव के वक्त किसके करीब जाते हैं। वैसे पाटीदार जिसके पाले में जाएंगे उसका फायदा होगा, क्योंकि गुजरात की 6 करोड़ 30 लाख की कुल आबादी में पाटीदारों का हिस्सा 14% है। ऐसे में ये समुदाय सियासत में बड़ा महत्व रखता है। गुजरात ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी को घेरने की तैयारी हो रही है। गुजरात के साथ ही बिहार में भी बीजेपी की चुनौती बढ़ती जा रही है। बिहार एनडीए में तो पहले से ही रार छिड़ी हुई थी, तो दूसरी ओर विपक्ष का खेमा लगातार मजबूत होता जा रहा है और आज बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को एक दिग्गज का साथ भी मिल गया है। शरद यादव ने आज अपनी नई पारी का आगाज कर दिया है। शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव के साथ अपनी 25 साल पुरानी दूरियों को खत्म कर दिया है। दिल्ली में अपने घर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पार्टी एलजेडी का आरजेडी में विलय कर दिया है। इस मौके पर शरद यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का राजद में विलय विपक्षी एकता की दिशा में पहला कदम है। ये जरूरी है कि बीजेपी को हराने के लिए पूरे भारत में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। अभी एकीकरण हमारी प्राथमिकता है, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि एकजुट विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। शरद यादव ने कहा कि पूरे देश और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए बिखरे हुए जनता परिवार को एक साथ लाने के मेरे नियमित प्रयासों की पहल के रूप में ये कदम जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक मनमुटाव के चलते शरद यादव ने 2018 में जेडीयू से अलग होकर लोकतांत्रिक जनता दल नाम से अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया था। उस समय शरद यादव के साथ अली अनवर सहित कई बड़े नेताओं ने जेडीयू छोड़ दी थी। इसके बाद शरद यादव ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से लड़ा था, लेकिन उन्हें जेडीयू के दिनेश्वर यादव से हार का सामना करना पड़ा था। दावा किया जा रहा है कि शरद यादव को आरजेडी राज्यसभा भेज सकती है। दरअसल इस साल जुलाई में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट जेडीयू और 2 सीटें आरजेडी के पास जाएंगी, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात भी शरद यादव से हो चुकी है। खबरों की माने तो तेजस्वी ने शरद यादव को राज्यसभा भेजने का भरोसा भी दिया है। 25 साल बाद शरद यादव और लालू प्रसाद यादव साथ आ गए हैं। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों में दिखाई देगा। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है, तो बीजेपी के अंदर खींचतान मची हुई है। इस खींचतान के चलते ही गोवा में पार्टी सरकार बनाने का दावा भी नहीं कर पा रही है। बीजेपी की इस कमजोरी का फायदा उठाने की कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। क्या है गोवा में कांग्रेस का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित हुए थे। इस बात को 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक बीजेपी ने राज्य में नई सरकार का गठन नहीं किया है। जीतने के बाद भी पार्टी के सामने सीएम फेस को लेकर एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि गोवा की कमान किसे सौंपे। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस बीच बीजेपी आला कमान ने गोवा के बीजेपी नेता विश्वजीत राणे को दिल्ली तलब किया था। विश्वजीत राणे के दिल्ली दौरे से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी गोवा की बागडोर विश्वजीत राणे को ही सौंप सकती है। पार्टी सीएम फेस से पर्दा उठाने में देरी इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी को पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह का डर सता रहा है और इस मौके का फायदा कांग्रेस बखूबी उठा रही है।
गोवा में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत ने कहा है कि दावा पेश करने में विफल रहना इस बात का संकेत है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस गोवा में एक गैर बीजेपी सरकार बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी वोट बंटने के कारण 20 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े से एक कम है। कामत ने कहा कि जनादेश स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ था, जिसका पता इस बात से भी चलता है कि बीजेपी को 33.31% वोट मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि 66.69% मतदाता बीजेपी को नहीं चाहते थे। हम सभी गैर बीजेपी विधायकों से अपील करते हैं कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि गोवा के लोगों को पूरी तरह से गैर बीजेपी सरकार मिले। इतना ही नहीं, दिगंबर कामत ने दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायकों ने कांग्रेस से संपर्क भी किया है और कांग्रेस से सरकार गठन में नेतृत्व करने का आग्रह किया है। कांग्रेस के इस दावे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी जीतकर भी हार जाएगी गोवा की बाजी। कांग्रेस अगर गोवा में बीजेपी में सेंध लगा दे तो वो सरकार बना सकती है, लेकिन ये बेहद मुश्किल काम होगा। वैसे भी कांग्रेस इन दिनों खुद ही मुश्किलों में चल रही है। बीजेपी तो पहले ही कांग्रेस के लिए चुनौती बन चुकी है। पार्टी के अंदर बने G23 की ओर से अलग से चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन अब G23 भी मुश्किल में घिर गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। हाल ही में 5 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं पार्टी को मजबूत किया जाए, लेकिन अपने ही पार्टी को तोड़ने पर आमादा हैं। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सबके सामने है। सोनिया गांधी कांग्रेस नेताओं की बैठक बुला रही हैं, तो G23 के नेता अपनी बैठक अलग कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के अंदर इस टकराव पर तंज कस रही है। अब खबर आ रही है कि G23 ग्रुप के अंदर भी कुछ नेताओं में असंतोष है। G23 कांग्रेस के उन नेताओं का गुट है जो कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ये गुट चुनावों के समय तो घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन चुनावों के बाद बीजेपी का सामना करने वाले पार्टी नेताओं पर ही आरोप लगाना शुरू कर देता है। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद से ये ग्रुप कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया है और लगातार बैठकें कर रहा है। गुलाम नबी आजाद ने अपने घर पर डिनर पार्टी रखी, जिसमें G23 के नेताओं को बुलाया गया। लेकिन इस डिनर पार्टी के बाद जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि G23 में भी अब फूट पड़ गई है। आजाद की डिनर पार्टी से वीरप्पा मोइली, मिलिंद देवड़ा, रेणुका चौधरी, मुकुल वासनिक, योगानंद शास्त्री, कोल सिंह ठाकुर, अरविंद सिंह लवली और अजय सिंह ने किनारा कर लिया है। बुधवार रात आजाद के घर डिनर पार्टी हुई थी, जिसमें ये नेता नहीं पहुंचे। करीब 5 घंटे तक चली बैठक के बाद असंतुष्ट नेताओं ने एक बयान जारी कर कहा था कि पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चले और 2024 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक मजबूत विकल्प तैयार करे। हर और बगावत, बगावत करने वाले गुट में भी बगावत। बगावत की ये हवा सरहद पार पाकिस्तान में भी महसूस हो रही है। इस बगावत के चलते पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार मुश्किल में फंस गई है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई हैं। ऐसे में इमरान क्या बचा पाएंगे अपनी सत्ता? देखते हैं ये रिपोर्ट। 1 साल पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। विश्वास से भरे इमरान खान ने दावा किया था उनकी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। वो देश के पहले ऐसे पीएम बनेंगे जो पूरे 5 साल हुकूमत करेगा। जनता और सेना दोनों का उन पर भरोसा है। तब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। 21 मार्च 2021 का दिन था जब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई की ओर से पाकिस्तान की 343 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में रखे गए विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। सरकार के समर्थन में 178 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया था। लेकिन 1 साल बीतते बीतते पाकिस्तान में राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सभी विपक्षी दलों ने गठबंधन तैयार किया है। इमरान खान की सरकार ने भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए 25 मार्च को नेशनल असेंबली का सत्र बुला लिया है। लेकिन सत्र बुलाने से पहले ही पीटीआई में बगावत हो गई है। पार्टी के 24 सांसद बगावत पर उतर आए हैं। इन बागी सांसदों ने इस्लामाबाद के सिंध हाउस में शरण ले रखी है, जो कि सिंध सरकार की संपत्ति है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है और पीपीपी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गई है, जिस कारण से इमरान खान की सरकार
अपने बागी सांसदों तक नहीं पहुंच पा रही है। इमरान खान की ओर से बागी सांसदों को अयोग्य घोषित कराने का डर भी दिखाया जा रहा है। 14 सांसदों को पीटीआई की शिकायत पर नेशनल असेंबली के स्पीकर ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। 343 सदस्यीय पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में बहुमत का आंकड़ा 172 का है। इमरान खान की ओर से अब तक 178 सदस्यों के समर्थन का दावा किया जा रहा था। ऐसे में अगर 24 सदस्यों को अयोग्य ठहरा दिया गया तो बहुमत का आंकड़ा घटकर 160 हो जाएगा, जबकि सरकार के पास 156 सदस्य ही बचे हैं, वो भी तब जब सहयोगी दल साथ ना छोड़े। लेकिन इमरान सरकार की परेशानी यहाँ भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी सरकार को समर्थन दे रहे सहयोगी भी साथ छोड़ते दिख रहे हैं। इमरान को आखिरी उम्मीद सेना से थी, लेकिन सेना के चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी इमरान का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में क्या इमरान की सत्ता जाने वाली है? दावा किया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। चुनाव खत्म होते ही जनता पर दिनों दिन महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। जहां पहले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ, तो वहीं अब दूध से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कल ही राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से महंगाई पर ध्यान देने को कहा था, लेकिन लगता है कि सरकार कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के साथ ही देश में महंगाई बढ़ने लगी है। वैसे ये अनुमान तो पहले ही लगाया जा रहा था कि सरकार चुनावों तक ही महंगाई पर नियंत्रण लगाए हुए है। चुनाव खत्म होने के बाद मोदी सरकार जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाली है और अब होली के रंग उतरने से पहले ही केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। दूध से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की जेब पर काफी असर पड़ा है। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में ब्लॉक यूजर्स के लिए डीजल का दाम 115 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं पेट्रोल पंपों पर डीजल अभी भी 86.67 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। मुंबई में ब्लॉक यूजर्स को बेचे जा रहे डीजल का दाम बढ़कर 122.05 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि पेट्रोल पंपों पर बिक रहे डीजल का दाम 94.14 रुपए प्रति लीटर पर है। वहीं मदर डेयरी के बाद और कई प्रमुख कंपनियों ने भी दूध के दामों में इजाफा किया है। भोपाल दुग्ध संघ ने सांची दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। फुल क्रीम दूध की कीमत 4 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई है। दूध के दाम में ये वृद्धि 21 मार्च यानी सोमवार से प्रभावी हो जाएगी। हाल ही में मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा किया था। महंगाई को लेकर मोदी सरकार अभी तक ये दावा करती आ रही है कि विदेशी घटनाओं का इस पर असर पड़ता है, लेकिन जिस तरह से चुनावों के दौरान महंगाई पर नियंत्रण रखा गया, उसके बाद सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।